दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 19 मार्च। तो चलिए 19 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत लंबी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए पूरी वीडियो देखने का प्रयास किया करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और जब वीडियो आ जाएगी उसके 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए आज यानी 19 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज की हमारी पहली खबर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है ना? किसके लिए मंजूरी दी है? चंद्रयान 5 मिशन के लिए। यह मिशन भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त परियोजना के रूप में कार्य करेगा? ठीक है ना? तो देखिए इसरो को भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी दे दी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? अब यह मिशन भारत एक और किसी देश के साथ मिलकर संयुक्त परियोजना के रूप में कार्य करेगा, तो वह कौन सा देश है? तो ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है चीन। तो बताइए कि इसरो जो है चंद्रयान 5 मिशन को किस देश के साथ मिलकर अंजाम देगा? तो देखिए जापान के साथ मिलकर। ठीक है ना? इसरो जो है जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है ना? अब देखिए अभी हाल ही में जो इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है? यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसरो के अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ। ठीक है ना? इसरो के अध्यक्ष हैं यश सोमनाथ। इन्होंने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि चंद्रयान 5 मिशन के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है। ठीक है ना? और इसे हम जापान के साथ मिलकर लॉन्च करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए चंद्रयान, उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रयान 5 मिशन से पहले चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और चंद्रयान 4 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2027 में। ठीक है, चंद्रयान 4 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद चंद्रयान 5 की लॉन्चिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है ना? अब देखिए चंद्रयान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको। देखिए चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था वर्ष 2008 में। ठीक है ना? चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। उसके बाद चंद्रयान सेकंड आता है। चंद्रयान सेकंड कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 2019 में। ठीक है ना? और आप जानते हैं कि काफी इंतजार के बाद 2019 में जब यह लॉन्च किया गया तो यह असफल भी हो गया था। ठीक है ना? बहुत दुख हुआ था पूरे देशवासियों को उस समय। तो चंद्रयान 2 जो है असफल हो गया था। उसके बाद आता है चंद्रयान 3 का नंबर, थर्ड। ठीक है, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 14 जुलाई को। ठीक है ना? 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3। देखिए 14 जुलाई 2023। ठीक है, इसे याद रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया और इसने चंद्रमा पे सफलतापूर्वक कब लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को यह जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड करता है। ठीक है ना? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ठीक है, सफलतापूर्वक। और लैंड किया कहाँ पे? चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो चंद्रमा के साउथ पोल पर इसने सफलतापूर्वक लैंड किया कब? 23 अगस्त को 2023 को। ठीक है ना? अब देखिए इसके साथ एक लैंडर गया था और एक रोवर गया था। तो लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम। विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, तो लैंडर था विक्रम और रोवर था प्रज्ञान। ठीक है ना? तो इस प्रकार जो है अभी तक 3 चंद्रयान मिशनों को अंजाम दिया जा चुका है। चौथा चंद्रयान मिशन जो है कब जाएगा? चंद्रयान 4 कब जाएगा? तो यह जाएगा 2027 में। इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? 4 को ऐसे न लिख के बल्कि चंद्रयान 4 कब जाएगा? तो वर्ष 2027 में जाएगा। तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना? और जब चंद्रयान 5 जाएगा तो यह जो है भारत जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और बताइए, 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई
तो उस तिथि को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 23 जुलाई के दिन को 23 अगस्त के दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो यह नया दिवस शुरू हुआ है 23 अगस्त 2023 के उपलक्ष्य में। तो इसे याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 23 अगस्त के दिन या 23 अगस्त की तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, कौन सा ग्रह बृहस्पति का रिकॉर्ड तोड़कर सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? आपको बताना है कि किस ग्रह ने बृहस्पति का रिकॉर्ड तोड़ दिया चंद्रमा के मामले में, ठीक है, और सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला जो है ग्रह बन गया है। तो ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है सूर्य और ऑप्शन डी है शनि। तो देखिए कि वर्तमान में सर्वाधिक जो है चंद्रमा वाला जो ग्रह है सर्वाधिक, तो वह है शनि। ठीक है, डी ऑप्शन सही है, सर्वाधिक चंद्रमा वाला ग्रह है शनि। शनि के पास अभी हाल ही में 128 चांद मिले हैं, ठीक है ना, 128 चांद और मिल गए हैं। तो इस समय जो है शनि के कुल चांद की संख्या कितनी हो गई है, कुल चंद्रमा की संख्या, तो 274 मून हो गए हैं इस समय शनि के पास, ठीक है ना। अब इसे क्या होता है, अब इसे मून किंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मून किंग बन गया है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला जो है ग्रह बन गया है शनि, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखिए, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा, उसका क्या नाम है? परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसका नाम है टाइटन। ठीक, टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है, ठीक है, और यह जो है बुध और प्लूटो से भी बड़ा है, ठीक है ना। जो बुध ग्रह है, बुध और प्लूटो तो अब ग्रह की श्रेणी में रहा नहीं, लेकिन बुध और प्लूटो से दोनों से बड़ा है चंद्रमा, जो शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो देखिए बुध व शुक्र के पास, बुध व शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुध व शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया है? शनि हो गया है। वर्तमान में 214 उपग्रह है उसके पास, इसे मून किंग कहा जाता है। और शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि बुध व शुक्र के पास जो है कितने उपग्रह हैं, तो बुध व शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य की विधानसभा की कार्यवाही या बहस तक पहुंचने के लिए सर्चेबल इंजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? यानी राज्य की विधानसभा की कार्यवाही और बहस को अगर सुनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए एक सर्चेबल इंजन की शुरुआत की गई है एक राज्य के द्वारा। उस राज्य का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो बताइए कि किस राज्य की ने जो है ऐसी व्यवस्था दी है कि आप विधानसभा की कार्यवाही या बहस तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्ट सर्च इंजन के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कौन सा राज्य है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। अब देखिए वह राज्य है पंजाब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा की कार्यवाही या बहस तक पहुंचने के लिए जो सर्चेबल इंजन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है वह है पंजाब। एक खास बात है, खास बात यह है कि 1947 से लेकर अब तक कि जो विधानसभा की कार्यवाही हुई है, जो उसकी अब तक की विधानसभा में कोई बहस हुई है, उसको जानने के लिए आप इस सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके द्वारा सीधे आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी 1944 से अब तक की जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई वहां से महत्वपूर्ण तथ्य चाहिए तो वह भी आपको वहां से मिल सकता है, ठीक है ना। एक चीज और बताइए कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कौन है यह भी बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने इसे लॉन्च किया है। तो पंजाब विधानसभा अध्यक्ष हैं कुलतार सिंह संधवा। कौन है? कुलतार सिंह संधवा, ठीक है, कुलतार सिंह संधवा। तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है ना। पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कुलतार सिंह संधवा है। और आप जानते हैं कि पंजाब में जो है वर्तमान में आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है ना।
तो विधानसभा की कार्यवाही पंजाब सरकार ने 1947 से अब तक की जो विधानसभा की कार्यवाही हुई है सबको देखने के लिए एक सर्चेबल इंजन शुरू किया है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आइए आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई में किसके द्वारा TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सम्मानित किया गया है मुंबई में ही, और TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसने यह पुरस्कार उन्हें दिया है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शन ए है नारायण मूर्ति ने, ऑप्शन बी है नीता अंबानी ने, ऑप्शन सी है मुकेश अंबानी ने, और ऑप्शन डी है सावित्री जिंदल ने। तो बताइए कि देवेंद्र फडणवीस को TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? तो देखिए इन्हें सम्मानित किया है नारायण मूर्ति ने। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। नारायण मूर्ति ने देवेंद्र फडणवीस जी को सम्मानित किया है, और टाइकॉन द्वारा आयोजित, ठीक है, किसके द्वारा? टाइकॉन, मुंबई में आयोजित TICON टाइकॉन है, ठीक है, टाइकॉन द्वारा आयोजित जो है देश के अग्रणी उद्यमशीलता नेतृत्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, टाइकॉन का मतलब, जो टाइकॉन को आयोजन किया गया उसका पूरा नाम क्या है? उद्यमशीलता नेतृत्व शिखर सम्मेलन। ठीक है, शिखर सम्मेलन टाइकॉन 2025। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया मुंबई में। ठीक है, मुंबई में आयोजन किया गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें धंधा फर्स्ट में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है ना, तो TIE धंधा फर्स्ट में इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति द्वारा TIE मुंबई हॉल ऑफ फेम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, देवेंद्र फडणवीस को, इस बात को याद रखिएगा। अगला देखते हैं, आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच होने वाला द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक है ना, और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के कौन से जहाज ने हिस्सा लिया है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बोंगो सागर अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो यह होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि हाल ही में जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो बहुत खराब है, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है वो भी तनावपूर्ण है। लेकिन उसके बाद भी बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास है, यह भी ध्यान दीजिएगा। बोंगो सागर क्या है? यह एक नौसैनिक अभ्यास है, सागर लगा है तो इसलिए इसे याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है बोंगो सागर। ठीक है, तो इस बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच बोंगो सागर अभ्यास संपन्न हो रहा है। ठीक है ना, अब यह जो है इसमें भारतीय नौसेना के कौन से जहाजों ने हिस्सा लिया है, आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें भारत की तरफ से INS कुठार, देखिए ऑप्शन है INS रणवीर, INS कुठार, INS सुमेधा, और डी है ये सभी। तो देखिए इसमें भारत की तरफ से INS रणवीर ने हिस्सा लिया है, फिर INS कुठार ने भी हिस्सा लिया है, और INS सुमेधा ने भी हिस्सा लिया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। साथ ही इसके साथ साथ जो है किल्तान ने भी इसमें हिस्सा लिया है, और जो है कोरा जैसे जहाजों ने, कोरा, ठीक है, इसने भी हिस्सा लिया है। तो इस प्रकार जो है इतने नौसैनिक जहाजों ने हिस्सा लिया है, यह सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी सही है। तो याद रखिएगा INS रणवीर, INS कुठार, INS सुमेधा और किल्तान, ये सभी जो है बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास में जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है उसमें हिस्सा लिया है, इस बात को याद रखेंगे। डी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, आज का जो हमारा छठा प्रश्न है वह है कि नई दिल्ली में 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है पुरस्कार समारोह, और 7वां वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार, ठीक है, तो 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार है किसे मिला है? ऑप्शन ए है सविता पूनिया, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है ना तो ए और ना ही बी। तो बताइए कि इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है हॉकी इंडिया के द्वारा दिया गया है वह किसे दिया गया है? तो देखिए सी ऑप्शन सही है,
सविता पूनिया और हरमनप्रीत सिंह, यानी ए व बी दोनों को दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए हरमनप्रीत और सविता ने, देखिए हरमनप्रीत को पुरुष वर्ग में दिया गया है, यह तो आपको पता है। ठीक है ना। साथ ही सविता पूनिया को किसमें दिया गया है, इनको महिला वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। ठीक है ना। तो इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का हॉकी इंडिया के द्वारा। ठीक है ना। और एक चीज और है, देखिए इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हासिल किया। ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें पुरस्कार का जो नाम है वो क्या है, प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। क्या नाम है इस पुरस्कार का, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया जाता है उसका नाम क्या है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। ठीक है, बलबीर सिंह सीनियर उसका नाम है। जो पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता है कि जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके भी नाम होते हैं। ठीक है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा है, बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। और यह महिला वर्ग में सविता पूनिया को दिया गया है हॉकी इंडिया के द्वारा, और पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। देखिए आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। ठीक है ना। तो चीन ने किस देश को अत्याधुनिक हथियारों से और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है भूटान। तो बताइए चीन ने अपनी दूसरी पनडुब्बी किस देश को सौंपी है अभी हाल ही में। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए चीन ने पाकिस्तान को यह दूसरी पनडुब्बी सौंपी है। ठीक है ना। अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस जो है यह दूसरी पनडुब्बी है जो चीन ने पाकिस्तान को सौंपी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ है। पाकिस्तान जो है अपने जो नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए चीन के साथ उसने कुछ नौसैनिक जहाज खरीदने के लिए जो है पनडुब्बियां खरीदने के लिए, नौसैनिक जहाज खरीदने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है ना। तो 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदेगा चीन से। 8 पनडुब्बियां हैं। ठीक है, 8 पनडुब्बियों के लिए, 1 मिनट, 8 पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ है। किसके साथ हुआ है, चीन के साथ। ठीक है ना। तो यह अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ा रहा है पाकिस्तान, और उसने 8 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के लिए समझौता किया है। किसके साथ किया है, चीन के साथ। ठीक है ना। तो चीन ने अब जो है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो पनडुब्बियां हैं वह चीन में निर्मित होंगी, और इसमें से 4 पनडुब्बी 4 बनेगी चीन में, और 4 का जो निर्माण होगा वो कहाँ होगा, कराची में। ठीक है। तो 4 पनडुब्बियां चीन से बन के आएंगी पाकिस्तान, और 4 पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ किया जाएगा, कराची में किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो चीन यह पनडुब्बी पाकिस्तान को दे रहा है वह हैंगर सीरीज की है। किस सीरीज की है, हैंगर सीरीज। तो हैंगर सीरीज की पनडुब्बियां जो है, हैंगर सीरीज या हैंगर श्रेणी आप लिख सकते हैं, यह जो है चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया है समझौते के तहत। ठीक है ना। मतलब पाकिस्तान ने खरीदा है चीन से। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यह दूसरी पनडुब्बी है इस सीरीज की जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 8वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि कौन सा देश क्वाड की अपनी अध्यक्षता के तहत, मतलब क्वाड की अध्यक्षता उस देश को मिली है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके तहत 17 से 19 मार्च 2025 तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी, क्या है, महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। ठीक है ना। अब देखिए कौन सा देश है जिसे क्वाड की अध्यक्षता मिली है, और उसके तहत उसने 17 से 19 मार्च 2025 तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए, मतलब हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी, इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है ना। ये जो 3 शब्द हैं, महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए कौन सा देश है। तो आपको पता है कि वर्ष 2025 में जो क्वाड का सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, वह भारत में होने वाला है। ठीक है ना। और भारत को जो है क्वाड की अध्यक्षता मिली है इस समय। किसकी मिली है, भारत को क्वाड की अध्यक्षता मिली है। और आपको पता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं।
तो देखिए क्वाड में शामिल है, एक है भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा अमेरिका है। ठीक है, तो ये 4 देश क्वाड में शामिल है। वर्तमान में क्वाड की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है ना। अब देखिए अपनी इसी अध्यक्षता के तहत भारत जो है 17 से 19 मार्च के बीच में यह इंडो पैसिफिक या हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। ठीक है ना। कौन सी मेजबानी? महामारी की तैयारी पर क्वाड कार्यशाला की मेजबानी कर रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा। और यह हो कहाँ रहा है? यह हो रहा है, देखिए ए ऑप्शन सही है, यह भारत के नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। ठीक है ना, नई दिल्ली में हो रहा है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नवा प्रश्न है, किसने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? आपको बताना है कि किसने प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए, ठीक है ना, केवल इसी के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए कि किसने प्राइम मिनिस्टर की इंटर्नशिप स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अब देखिए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के लिए जो डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन है उसे लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, आपको पता है कि ये भारत की वित्त मंत्री हैं और इन्होंने इसी PMIS, ठीक है, PMIS यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना है, इसके तहत क्या क्या होना है? इसमें युवाओं को, इसमें क्या किया जाएगा? युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में, ठीक है, विभिन्न मंत्रालयों में और देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, उन्हें सीखने का मौका मिलेगा। यह योजना जो है सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अब जो है आप PMIS ऐप पे जाके सीधे रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस योजना के तहत जो जिन युवाओं को जो है यह ट्रेनिंग मिलेगी, उनके खर्चे बर्चे की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है ना, और उन्हें क्या किया जाएगा? उन्हें इसके तहत 5,000 रुपए प्रति इंटर्नशिप को, मतलब प्रत्येक इंटर्न को प्रति महीने 5,000 रुपए के साथ साथ अलग से एक मुश्त 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है ना, तो 5,000 रुपए इनको दिया जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा और इसके साथ जो है 6,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी प्रत्येक इंटर्न को। ठीक है ना, 6,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब इसके तहत युवा क्या कर सकते हैं? विभिन्न मंत्रालयों में जाके काम करके अनुभव इकट्ठा कर सकते हैं और देश की टॉप 500 कंपनियों में भी इंटर्नशिप का उन्हें मौका दिया गया है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। 5,000 रुपए महीने जो है उन्हें इंटर्नशिप के दौरान दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही 6,000 रुपए की एक बार और एक मुफ्त वित्तीय सहायता उन्हें कराई जाएगी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो PMIS स्कीम है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है, इसके तहत 2025 में कुल जो है 24-25, इसको लिखते हैं 2024-25 में कुल जो है 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है, मतलब 1,25,000 युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है, इसकी जो प्रायोगिक परियोजना है, ठीक है, आप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे मान सकते हैं। इसकी जो शुरुआत है ये कब से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है 3 अक्टूबर 2024 से। ठीक है ना, कब से इसकी शुरुआत हो गई है? और इसकी शुरुआत हुई है 3 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 3 अक्टूबर 2024 से PMIS योजना की शुरुआत हो गई है। ठीक है ना, अब अगला देखते हैं आज का देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन, निर्मला सीतारमण ने PMIS
लॉन्च किया है, ठीक है ना। आज का हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया। यह प्रश्न हमने कल भी आपसे पूछा था, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया गया है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। तो देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है 15 मार्च को, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, यह 2 बार 14 मार्च टाइप हो गया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, मैं यहां लिख देता हूं 15 मार्च को, ठीक है ना। ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। और इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी? अस्थाई जीवन शैली के लिए, अस्थाई जीवन शैली के लिए, ठीक है, अस्थाई जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, ठीक है, एक न्यायोचित परिवर्तन, ठीक है ना। यह जो है वर्ष 2025 के उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है, ठीक है ना। अस्थाई जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, यह उपभोक्ता दिवस जो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, 15 मार्च को, ठीक है ना। इसकी थीम है अस्थाई जीवन शैली के लिए एक न्यायोचित परिवर्तन, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और पीडीएफ आपको 24 घंटे के अंदर टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।